हेलो। देखिए, आप लोगों को सीआरपीसी में चैप्टर आपका 13 पूरी तरह बता दिया गया था। और जो वीडियो आपका सेकंड पार्ट का बचा था कल का, आज अपलोड कर दिया गया है। यानी कि 189 तक सेक्शन सीआरपीसी में बताया गया था। अब हमें शुरू करना है अध्याय 14, यानी कि चैप्टर 14। अध्याय 14 यानी कि चैप्टर 14 शुरू करना है। कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, यानी कि जो हमें अध्याय 14 में पढ़ना है, कार्यवाहियां शुरू करने के लिए कार्यवाहियां प्रारंभ या शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय द्वारा इंक्वायरी यानी कि जांच प्रारंभ की जाती है या विचारण प्रारंभ किया जाता है, तो जांच या विचारण के पूर्व यानी कि जांच या विचारण के दौरान या इसके पूर्व कौन सी कार्यवाही की जाती हैं, इसी को कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जांच या विचारण शुरू करने के लिए जो अपेक्षित शर्तें दी गई हैं वह चैप्टर 14 में दी गई है। और सेक्शन जो दिया गया है वो 190 से लेकर 199, यानी कि धारा 190 से लेकर 199 तक। इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं। यानी कि आपका सबसे पहले 190 से 194 तक पढ़ा जाता है और दूसरा 195 से 199। यानी कि इस अध्याय में जो सेक्शन है उसको दो वर्गों में हम बांटेंगे। आपका कह सकते हैं कि पहला वर्ग है 190 से लेकर 194, और दूसरा वर्ग हम बताएंगे 195 से लेकर 199। देखिए, जांच या विचारण प्रारंभ करने के लिए जो अपेक्षित शर्तें हैं, जो पहली शर्त है, पहली कंडीशन है कि उस अपराध का कांग्निजेंस लिया जाए। कांग्निजेंस यानी कि संज्ञान लिया जाए। यानी कि संज्ञान का मतलब अवगत होना, भिज्ञ होना, यानी कि उस अपराध से सर्वप्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट अवगत होता है, भिज्ञ होता है। तो अगर कोई पूछे कि न्यायिक कार्यवाही कहाँ से प्रारंभ होती है, तो पहला आपका क्वेश्चन इंटरव्यू का रहेगा कि कांग्निजेंस से या संज्ञान से। दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है, वह ये बन सकता है कि जांच या विचारण शुरू करने के लिए या जांच या विचारण जब प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा कौन सी कार्यवाही की जाती है। तो आपका जवाब रहेगा कांग्निजेंस लिया जाता है या संज्ञान। संज्ञान के बारे में जो सामान्य नियम है, जनरल रूल है, ये भी याद रखिए। संज्ञान के बारे में जो सामान्य नियम है, जनरल रूल है, वह
190 से लेकर 194 तक में दिया गया है। यानी कि संज्ञान के बारे में जो सामान्य नियम है वह आपका दिया गया है 190 से लेकर 194 तक। जहाँ तक 195 से लेकर 199 तक की धाराओं की बात है, इसमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं, यानी कि कुछ स्पेशल ऑफेंस दिए गए हैं और उन व्यक्तियों द्वारा या किए गए अपराध का कॉग्निजेंस या संज्ञान तभी लिया जाएगा जब 195 से लेकर 199 तक की कंडीशन फुलफिल हो या आपका माने शर्तें पूरी हो। यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही संज्ञान लिया जा सकता है यदि मामला 195 से लेकर 199 तक में आ जाता है। इसे संज्ञान पर वर्जन भी कहते हैं, संज्ञान पर रोक कहते हैं या संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन जब इन धाराओं में दिए गए अपराधों में जो कंडीशन इन धाराओं में है वे कंडीशन फुलफिल हो। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है आपका, इस पर मेंस के लिए, प्री के लिए, इंटरव्यू के लिए एक एक पहले क्वेश्चन का मॉडल हम निकालते हैं और तब आपका और बताते हैं। देखिए एक एक करके हम शुरुआती दौर से आपका चलते हैं और एक एक अलग अलग छोटी छोटी जो बातें वर्तमान में पूछी जा रही हैं वह बातें भी आपको जाननी है। देखिए पहला आपका कॉग्निजेंस या संज्ञान की परिभाषा हम देखेंगे। परिभाषा ये आपका यूपी एपीओ प्री में भी आ चुका है पिछली बार। फिर आपका संज्ञान के बारे में जो हम देखेंगे, आपका संज्ञान की समय सीमा यानी कि लिमिटेशन या समय सीमा। तीसरा हम संज्ञान के बारे में जो देखेंगे, संज्ञान कौन ले सकता है, यानी कि हम वह प्राधिकारी या न्यायालय देखेंगे। फिर देखेंगे संज्ञान किन आधारों पर लिया जा सकता है, किन आधारों पर संज्ञान लिया जाता है ये हम देखेंगे। और कुछ जो विशेष परिस्थितियां हैं जो आजकल मेंस में भी ज़्यादा पूछी जा रही हैं, 198 से क्वेश्चन आ चुके हैं, 199 से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। यानी कि आपका ये 198 199 से मेंस में अलग यूपी ने बना रखा है। यानी कि विवाह से संबंधित अपराधों में कॉग्निजेंस और आपका विवाह से संबंधित अपराधों में संज्ञान और 199 डिफमेनेशन या मानहानि से संबंधित अपराधों में आपका संज्ञान। फिर हम देखेंगे कि संज्ञान सीधे लिया जाता है कि कमिटल या उपार्पण पर। यानी कि सीधे कॉग्निजेंस लिया जाता है कि कमिट करने पर लिया जाता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए आपका शुरुआत किया जाए, एक एक आपका कह सकते हैं कि आपका एक एक शब्दों से, एक एक बातों से अब समझिए। पहले संज्ञान शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन आपका ये
यूपी एपीओ में भी पूछा गया था कि कॉग्निजेंस शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो संज्ञान शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। संज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है, वर्ड वाइज मीनिंग पहले जानिए, ध्यान देना या अवगत होना या भिज्ञ होना, जानकारी होना या न्यायिकतः सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करना। फिर एक बार देखिए, संज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है ध्यान देना या अवगत होना। मेंस में कोई एक ही लिखिएगा, वैसे सबसे अच्छा है संज्ञान का शाब्दिक अर्थ हुआ भिज्ञ होना, या ये भी लिख सकते हैं कि न्यायिकतः सूचना प्राप्त करना। संज्ञान का मतलब होता है ध्यान देना, अर्थात जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध की ओर इस उद्देश्य से ध्यान देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध सीआरपीसी में बताई गई न्यायिक कार्यवाही की जानी चाहिए, तो इसे ही संज्ञान कहा जाता है। यानी कि जब कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराध की ओर इस उद्देश्य से ध्यान देता है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध सीआरपीसी के तहत न्यायिक कार्यवाही शुरू की जाए, तो इसी को हम कॉग्निजेंस या संज्ञान कहते हैं। संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। यानी कि अब संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं, ये भी पूछ सकता है। और इस विषय पर आपका संज्ञान अपराध का लिया जाता है, यानी कि क्या पर्याप्त आधार हैं कि अपराध के बारे में न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए, ये कॉग्निजेंस में देखा जाएगा। और अपराधी कौन है, अर्थात किस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, इसको जो देखा जाएगा वह ट्रायल में देखा जाएगा, विचारण में। यानी कि अपराध हुआ कि नहीं, क्या इतना साक्ष्य है कि अपराध की दिशा में न्यायिक कार्यवाही को गति प्रदान किया जाए, तो ये कॉग्निजेंस में देखा जाएगा। और कौन अपराध किया है, इसको जब देखा जाएगा तो ये ट्रायल के स्टेज में देखा जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मानमल गुरोरिया, पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेज मानमल भूरोरिया, भूरोरिया है, पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेज मानमल भूरोरिया, AIR 1977, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट बता दिया कि संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। ये स्पष्ट बताया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश किसी अपराध की सर्वप्रथम न्यायिक सूचना प्राप्त करते हैं, उसे ही कॉग्निजेंस कहा जाता है। यानी कि आपका कह सकते हैं कि संज्ञान कहा जाता है। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या संज्ञान के बिना किसी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही को गति प्रदान की जा सकती है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से तैयार रखिएगा। क्या बिना संज्ञान के ट्रायल किया जा सकता है, अगर पूछ ले तो सामान्यतः कार्यवाही शुरू करने के लिए यह आवश्यक है
कि सर्वप्रथम उस अपराध का न्यायालय द्वारा काग्निजेंस लिया जाए, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सेक्शन 319, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। सेक्शन 319 इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहाँ की बिना संज्ञान के ही विचारण प्रारंभ किया जा सकता है। एक सेक्शन एक्सेप्शन है, और वही सेक्शन आपका ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बिना संज्ञान के न्यायिक कार्यवाही या विचारण शुरू हो सकता है कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा शुरू हो सकता है आपका, लेकिन कब, जब मामला किस सेक्शन से गवर्न हो जाए। आपका कह सकते हैं कि मामला, सेक्शन याद रखिएगा, किस सेक्शन से गवर्न हो जाए। तो जब मामला धारा 319 से गवर्न हो। आगे बताया जाएगा डिटेल में। अब आइए संज्ञान की समय सीमा देख लिया जाए एक एक करके। संज्ञान की समय सीमा, जहाँ तक आपराधिक मामलों के काग्निजेंस की समय सीमा की बात है, ऐसी दशा में फिर एक बार आप कवर करिए। देखिए, किसी वाद को दायर करने या अपील को दायर करने, रिवीजन दायर करने, आवेदन देने के लिए भारत में एक कानून बना है, द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, यानी कि भारतीय परिसीमा अधिनियम या भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963। लेकिन जहाँ तक अपराध के काग्निजेंस या संज्ञान की बात है, अपराध का संज्ञान का जो मामला है, ये लिमिटेशन एक्ट से गवर्न नहीं होगा, बल्कि सीआरपीसी में ही आपका सीआरपीसी के अध्याय आपका कह सकते हैं कि 17 अध्याय आपका कह सकते हैं कि अध्याय देखिए 467 चैप्टर संज्ञान, सीआरपीसी के अध्याय 36 में धारा 467 से लेकर 467 से लेकर और 473 तक। फिर एक बार देखिए, सीआरपीसी के चैप्टर 36 में सेक्शन 467 से लेकर 473 तक में अपराधों के काग्निजेंस के लिए परिसीमा काल का, लिमिटेशन पीरियड का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर अलग कहीं समय दिया रहे तो ये पीरियड काम नहीं करेगा। तो संज्ञान के लिए परिसीमा काल क्या होगा, समय सीमा क्या होगी, इसका स्पष्ट उल्लेख सीआरपीसी की धारा 468 में किया गया है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, 468 याद रखना है, 3 पॉइंट बना लेना है। और यदि अपराध केवल फाइन से दंडनीय है, केवल जुर्माने से दंडनीय है, तब कितना संज्ञान की समय सीमा होगी। तो संज्ञान की समय सीमा 6 मास होगी। यदि अपराध 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, यानी कि 1 वर्ष या उससे कम का कारावास का दंड है, तो संज्ञान की समय सीमा 1 वर्ष होगी। और अगर 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष तक का दंड है अपराध में, तो संज्ञान की समय सीमा 3
वर्ष होगी। और चौथा पॉइंट भी बना लेना है, यदि दंड 3 वर्ष से अधिक का है तो संज्ञान के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। फिर एक बार इसको देखिए, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है और इसको अच्छे से देखना है। फिर एक बार इसको याद कर लीजिए, आगे डिटेल में बताया जाएगा। अभी आपका कोरिलेशन चल रहा है, फिर हम एक बार देख लें। यदि किसी अपराध में केवल और केवल फाइन का दंड हो, जुर्माने का दंड हो, तो उस अपराध से मजिस्ट्रेट को अवगत हो जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? 6 माह के अंदर। यदि किसी अपराध में कारावास का दंड हो, चाहे 24 घंटे का कारावास का या 10 घंटे का या 2 दिन का, लेकिन अधिकतम कितना? 1 वर्ष तक का, यानी कि 1 वर्ष या उससे कम का दंड है किसी अपराध के लिए, तो ऐसी दशा में संज्ञान की जो लिमिटेशन पीरियड है, समय सीमा है, वह आपका 1 वर्ष है। और जिन अपराधों में दंड 1 वर्ष से अधिक है किंतु 3 वर्ष से अनधिक है, यानी कि दंड की मात्रा 1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष जो भी हो, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? 3 वर्ष तक। ऐसी दशा में ऐसे अपराध का काग्निजेंस की समय सीमा 3 वर्ष होगी। और जिन अपराधों में दंड 3 वर्ष से अधिक है, तो कानूनन ऐसे अपराधों के लिए, अपराधों के काग्निजेंस के लिए कोई समय सीमा सीआरपीसी निर्धारित नहीं करती, यानी कि समय का निर्धारण नहीं है। तो संज्ञान के लिए परिसीमा काल शॉर्टकट में बता दिया गया। अब अगला हम देखते हैं कि जो काग्निजेंस है वह किन आधारों पर लिया जा सकता है। तो जो मेंस में आपका क्वेश्चन बनता है वह देखिए, मेंस में क्वेश्चन आपका ये बनता है कि संज्ञान से आप क्या समझते हैं, संज्ञान किन आधारों पर लिया जा सकता है, उनका उल्लेख करिए। तो काग्निजेंस से आप क्या समझते हैं ये बताया गया। अब आधार को डिटेल में चलना है। तो पहले तो आपका कह सकते हैं कि किन आधारों पर काग्निजेंस लिया जा सकता है, तो पहले आधार ही आपको बता दिया जाए और तब सेक्शन वाइज शुरू किया जाए। इसके बाद कौन है, पहले इसके बाद आपका कौन संज्ञान ले सकता है ये बताया जाएगा। आधार ही मेन है और यही आपका जो बेस है क्वेश्चन आपका बनता है। तो जो संज्ञान लिया जा सकता है वह आपका लिया जाता है 190(1) के तहत। और 190(1) में आपका 3 क्लाज हैं, ए, फिर आपका बी और फिर आपका सी। ये क्लाज वाइज यहाँ पूछा भी जाता है, पढ़ना भी है। ए में आपका कंप्लेंट पर यानी कि परिवाद पर संज्ञान लिया जा सकता है। जो क्लाज बी है इसमें पुलिस रिपोर्ट पर लिया जा सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर लिया जा सकता है। और सी, किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा लिया जा सकता है, या सुमोटो से कहा जाता है, या स्व प्रेरणा से। सुमोटो या स्व प्रेरणा से भी कहा जाता है।
संज्ञान का आधार अच्छे से तैयार रखना है और यही आपका अच्छे से पढ़ना भी है। फिर बता दिया जाए आपका यानी कि संज्ञान किन आधारों पर लिया जाता है, तो आपका 3 आधारों में से किसी एक पर। देखिए 2-4 सामान्य बातें समझिए, तब तीनों को डिटेल में आपका मेंस में कम से कम 10-10, 15-15, 10-10 लाइन लिखना रहता है और एकदम सटीक भाषा में आप लिखेंगे आपका। लेकिन कुछ सामान्य बातें हम बता दें, तब बेयर एक्ट हम बताएंगे और बेयर एक्ट के शब्दों को तोड़ते हुए तीनों आधारों को अलग अलग कवर किया जाएगा, जिसमें कि आपका अलग से भी बनता है आधार, और वह आधार बनता है आपका किसी की सूचना पर। फिर पुलिस रिपोर्ट पर भी आधार पुलिस रिपोर्ट पर भी आपका अलग से कभी काल टिप्पणी में बन जाता है और आपका देखा जाएगा। लेकिन देखिए आपका जो मजिस्ट्रेट हैं, इन 3 में से किसी एक आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकता है, तीनों पर एक साथ नहीं। यानी कि न ही 2 आधारों पर एक साथ लिया जाएगा, न तीनों पर, बल्कि पहला नियम आपको याद रखना है कि केवल और केवल एक आधार पर ही आपका काग्निजेंस लिया जाएगा। या तो परिवाद पर ले ले, या पुलिस रिपोर्ट पर ले ले, या स्वयं के ज्ञान पर ले ले। ये नहीं हो सकता कि परिवाद पर भी काग्निजेंस ले ले और पुलिस रिपोर्ट पर भी। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि काग्निजेंस या संज्ञान किसी एक आधार पर लिया जाएगा, एक समय में एक से अधिक आधारों पर नहीं। विकल्प दिया जाएगा, या तो वह परिवाद पर ले ले, या पुलिस रिपोर्ट पर, या स्वयं के ज्ञान पर। यानी कि संज्ञान एक बार लिया जाता है, बार बार नहीं। या तीनों में से किसी एक आधार पर लिया जाएगा, एक बार में, एक से अधिक आधारों पर नहीं। इस समस्या से निपटने हेतु स्पष्ट रूप से एक सेक्शन पहले कोरिलेट करेंगे कंसेप्ट के लिए, वह है 210। यानी कि सीआरपीसी की धारा 210 इस समस्या का निपटारा करेगी। देखिए क्या करेगी निपटारा। आपका सीआरपीसी की धारा आपका फिर बता दिया जाए 210 इस समस्या का निपटारा करती है। तो हम लोग भी समस्या का 210 में निपटारा करें। यदि परिवाद पर न्यायालय ने काग्निजेंस ले लिया है और जांच या विचारण कर रहा है, यानी कि परिवाद पर संज्ञान लेकर जांच या विचारण की जा रही है, और उसी समय मजिस्ट्रेट को ये दिखाया जाता है, प्रतीत कराया जाता है कि इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। यानी कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है, विवेचना कर रही है। तो चूंकि ऐसी दशा में चूंकि संज्ञान या तो परिवाद पर लिया जाएगा या पुलिस रिपोर्ट पर, तो मजिस्ट्रेट परिवाद पर आगे कार्यवाही को रोक देंगे और पुलिस से रिपोर्ट मांगेंगे। जब पुलिस रिपोर्ट भेज देगी, और पुलिस रिपोर्ट भेज देगी जब, तो मजिस्ट्रेट आपका दोनों मामलों को एक में समाहित करते हुए, यानी कि परिवाद और पुलिस रिपोर्ट पर दायर मामलों में एक साथ कार्यवाही करेंगे। अब समस्या ये आई
कि संज्ञान तो भाई या तो परिवाद पर लिया जाएगा या पुलिस रिपोर्ट पर, यहाँ तो दोनों हो गए। तो ऐसी दशा में यह माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान परिवाद पर न लेकर पुलिस रिपोर्ट पर लिया है। फिर एक बार इसको समझिए, इंटरव्यू के लिए भी हैं। ऐसी दशा में यह माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान परिवाद पर न लेकर पुलिस रिपोर्ट पर लिया है। यह अच्छे से आपका तैयार रखना है। आइए देखा जाए आपका पहला, अब बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए और तब आपका एक एक जो छोटी छोटी बातें हैं उसको कवर किया जाए। संज्ञान किन आधारों पर लिया जाएगा इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से 190 का क्लाज 1 बताता है। तो क्लाज 1 कहता क्या है, इसको डिटेल में हम देखेंगे और डिटेल में आपका कह सकते हैं कि एक एक करके बेयर एक्ट की भाषा से चलेंगे। देखिए आपका 190 निकाल लीजिए। मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान, देखिए क्या करके पहला क्लास, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि इसका मतलब आपका पहला जो शब्द है वह शब्द ये है कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए। देखिए शब्द सा यहाँ पढ़ा जाता है भाई, इस अध्याय के, यानी कि अध्याय 14 चल रहा है, इस अध्याय के उपबंधों यानी कि प्रावधानों के अधीन रहते हुए। तो अधीन रहते हुए आपका, यानी कि इस अध्याय में क्या स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं अगर एक्स्ट्रा, तो उसके अधीन रहते हुए ही 190 काम करेगी। देखिए इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए फिर कहा गया है कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, यानी कि आपका कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, यानी कि कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या उपधारा 2 के तहत। देखिए बैरेक्ट एकदम एक एक शब्द सा चल रहा है, इसको हम समझाएंगे पहले, उसके बाद क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उपधारा 2 के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, यानी कि उपधारा 2 के अधीन सशक्त या प्राधिकृत किया गया सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। किसी भी अपराध का, ये भी शब्द महत्वपूर्ण है, किसी भी अपराध का क्या कर सकता है, संज्ञान कर सकता है। और निम्नलिखित दशाओं में, यानी कि आपका 3 कंडीशन कानूनन बताई गई हैं। लेकिन सबसे पहले आपका जो बेयर एक्ट की भाषा है उसको आपको पढ़ना रहता है। देखिए पहला शब्द क्या है, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मजिस्ट्रेट 190 के तहत संज्ञान लेने की सोचे तो कम से कम इस अध्याय में, यानी कि अध्याय 14 में जो उपबंध किए गए हैं उनको भी ध्यान में रखे।
इसका मतलब ये हुआ, पहला पॉइंट, कि जब मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले तो सर्वप्रथम संज्ञान के पहले वह यह देखे कि क्या यह मामला सेक्शन 195 से लेकर 199 में तो नहीं आता। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है, विश्वास हो जाता है कि यह जो मैटर है, यह जो मामला है, वह तो 195 से लेकर 199 तक में आता है, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट संज्ञान तभी लेंगे जब ये शर्तें या ये इन धाराओं की कंडीशन फुलफिल हो, यानी कि पूरी हो। पहला नियम। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि 192 के तहत सीजीएम भी संज्ञान ले सकते हैं। 193 में प्रावधान है आपका मने कोर्ट ऑफ सेशन भी कुछ दशाओं में सीधे संज्ञान ले सकता है, यानी कि आपका 192 और 193 और 194 को भी मजिस्ट्रेट को ध्यान में रखना होगा। इसका यही आपका मतलब हुआ, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन ही 190 काम करेगी। अब ये है कि 190 धारा के तहत कौन न्यायिक मजिस्ट्रेट सशक्त है जो अपराधों का काग्निजेंस ले, और किन अपराधों का। तो शब्द आप पकड़िए, किसी भी अपराध का, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और किसी भी अपराध का शब्द भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर एक बार इसको देखिए, आपका किसी भी अपराध का, अब समस्या ये आई कि किसी भी अपराध का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भले मजिस्ट्रेट को उस अपराध में दंड देने की क्षमता न हो, दंड देने का पावर न हो, दंड देने की शक्ति न हो, फिर भी मजिस्ट्रेट को यह शक्ति सीआरपीसी प्रदान करती है कि वह उन अपराधों का काग्निजेंस ले सके। इसका मतलब ये हुआ कि भले न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध में विचारण की क्षमता न हो, फिर भी वह उस अपराध का काग्निजेंस ले सकता है, यानी कि उस अपराध का संज्ञान ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि काग्निजेंस अलग कार्यवाही है, विचारण अलग कार्यवाही है। लगभग सभी अपराधों का संज्ञान लेने की शक्ति फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सामान्यतः दी गई है, भले उस मामले में उसे ट्रायल करने की अधिकारता हो या न हो। तो संज्ञान से ट्रायल को अलग कर दीजिएगा, ट्रायल करने की शक्ति अलग और संज्ञान की अलग। अब नहीं शक्ति रहेगी तो क्या करेंगे संज्ञान के बाद, वो आगे बताएंगे हम। लेकिन अभी तो किसी भी अपराध पर अटैक करना है, यानी कि लगभग सभी अपराधों पर, जब तक कि विपरीत प्रावधान न हो। अब संज्ञान अपराध का कौन ले सकता है, तो पहला नियम आया, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान करने के लिए सीआरपीसी के तहत प्राधिकृत किया गया है, यानी कि लगभग सभी अपराधों से अवगत होने का शुरुआती दौर में जो जिम्मेदारी दी गई है, वह फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही दी गई है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड देने की क्षमता कम है, यह केवल
3 वर्ष तक का कारावास का दंड या 10,000 रुपया जुर्माना या दोनों का दंड दे सकता है। लेकिन जहाँ तक कांग्निजेंस की बात है, सभी अपराधों का सामान्यतः यह संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। तो दंड की मात्रा पर न जाइए, आपका अभी संज्ञान चल रहा है। देखिए अगला शब्द देखिए, इसके बाद ये बताया गया है कि उपधारा 2 के अधीन सशक्त किया गया कोई सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। तो आखिर उपधारा 2 क्या है? यहीं आपका सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ लेना है। देखिए उपधारा 2, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों का जिसकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है, उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में देखिए, 3-4 बातें यहाँ भी कोरिलेट की जाती हैं, अच्छे से आप देखेंगे। देखिए फिर से एक बात, सामान्यतः द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान नहीं कर सकता, पहला नियम। दूसरा नियम, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपराधों के संज्ञान के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। तो किसके द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा, कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, कि हाई कोर्ट द्वारा? तो किसके द्वारा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगला पॉइंट इसमें टेक्निकल है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को किन अपराधों का संज्ञान करने के लिए ऑथराइज किया जा सकता है? सभी अपराधों का। तो आपका जवाब रहेगा नहीं, ये भी सतर्क रहना है। यानी कि सेकंड, एक टेक्निकल पॉइंट समझिए शब्दशः आपका, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सभी अपराधों का संज्ञान करने के लिए सशक्त नहीं किया जा सकता। तो केवल किन अपराधों का संज्ञान करने के लिए सशक्त किया जा सकता है? तो अस्थिर होकर समझना है आपको, ऐसे अपराधों का जिसकी इंक्वायरी या ट्रायल करने की क्षमता सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को चाहे किसी अपराध के विचारण की क्षमता हो या न हो, वह सभी अपराधों का संज्ञान ले सकता है, जबकि सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सभी अपराधों का नहीं ले सकता, केवल उन अपराधों का काग्निजेंस ले सकता है जिनकी इंक्वायरी और ट्रायल करने की उसको शक्ति प्राप्त हो। ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सामान्यतः पावर नहीं है। ये पावर तब मिलती है जब सीजीएम इसके लिए क्या करें? ऑथराइज करें। ये थोड़ा सतर्क होकर। इसके बाद आपका बेयर एक्ट ये बताता है कि निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है संज्ञान। 3 दशाएं ए, बी और सी बताई गई हैं, और इस जब भी तीनों दशाएं पढ़ेंगे तो आपका समस्यात्मक क्वेश्चन आपका CRPC 460 और 461 से पूछा जाता है। तो पहले बेयर एक्ट बता दिया जाए। उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर।
यानी कि कुल मिलाकर उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है कंप्लेंट या परिवाद प्राप्त होने पर। बी कहा जा रहा है ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर। और सी कह रहा है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर माने सूचना पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। तो जब आप 190(1) सी पढ़िएगा तो तुरंत कोरिलेट करिएगा 191 यानी कि 191। तो आपका ये तीनों पॉइंट डिटेल में आपको पढ़ने हैं। तभी आपका 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और तब क्लास अगली चलेगी। धन्यवाद। 15 मिनट के ब्रेक के बाद